हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसमें बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने लाइव प्रोसेस के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, और हमने बात किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ये बायो का था, ये केमिस्ट्री का, और आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रिसिटी की जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज को डिफाइन करना है। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज क्या होता है? तो 1 कूलम चार्ज जो होता है वो क्वांटिटी होती है, वो मात्रा होती है किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एग्जर्ट करता है एक फोर्स। जैसे मान लो कोई फोर्स है, जैसे मान लो 2 पॉइंट है, ये भी क्यू और ये भी क्यू, दो इक्वल चार्जेस है। ठीक है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। अगर दो इक्वल चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक दूसरे के ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 कूलम चार्ज बोलेंगे। मतलब 1 कूलम जो है वो क्वांटिटी होती है, ठीक है, चार्ज की, जिसमें ये एक्सर्ट करता है एक फोर्स। कितना फोर्स? 9 × 10⁹ फोर्स एक्सर्ट करता है। ठीक है, जब इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, 1 मीटर होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम चार्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है और करंट का फ्लो का अपोज करना कहलाता है रेसिस्टेंस। ओके, द फ्लो ऑफ करंट इज अपोज इज नोन एज रेसिस्टेंस। जो अपोज ऑफ करंट होता है, ठीक है ना, जो करंट का अपोज करता है, जो फ्लो करने से रोकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। अब ये बताता नहीं है ना कि कितना रोका गया है, कितना अपोज हुआ। तो जो रेसिस्टिंग पावर होता है उसको हम लोग मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रेसिस्टिविटी का। कि मतलब करंट का फ्लो का जो अपोज हुआ है वो कितना हुआ है, तो उसको नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, रेसिस्टिविटी। तो ए मेजर ऑफ रेसिस्टिंग पावर, कह रहा है रेसिस्टिंग पावर को मेजर करना, नापना, किसी स्पेसिफाइड मटेरियल में जो करंट का फ्लो हो रहा है उसमें कितना रेसिस्टिंग पावर हो रहा है, कितना वो रोक रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी बोलेंगे। आते आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है डिफाइंड रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि रियोस्टेट का एक और नाम होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। रियोस्टेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वेरिएबल रियोस्टेट। ये होता क्या है? ये होता है कि अगर हमको किसी का करंट चेंज करना है, रियोस्टेट का इस्तेमाल होता है करंट को चेंज करने में। किसी सर्किट में आप करंट चेंज करना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, रियोस्टेट का। लेकिन जो करंट चेंज होगा ये बिना वोल्टेज को चेंज किए होगा। मतलब रियोस्टेट का इस्तेमाल होता है चेंज द करंट इन अ सर्किट, किसी सर्किट में करंट को चेंज करने के लिए, लेकिन बिना वोल्टेज को चेंज किए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। ओके, जो सोर्स के रूप में इसमें सेल या बैटरी का इस्तेमाल होता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट्स में। रियोस्टेट का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट लॉन्ग क्वाइल में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली आप ये कहोगे रियोस्टेट किसी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है करंट को चेंज करने के लिए बिना वोल्टेज को चेंज किए। अब बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है ये दिया गया किसके द्वारा है, जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा। और ये दिया कब गया, 1827 में। ओके, तो ओम्स लॉ जो है दिया गया है जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा 1827 में। ये जो है ओम्स लॉ, ये हम लोग को बतलाता है क्या, रिलेशनशिप। ओम्स लॉ क्या देता है, रिलेशनशिप। किसके किसके बीच का रिलेशनशिप, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो रिलेशन होता है उसको ड्राइव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ओम्स लॉ का। ठीक, तो ओम्स लॉ कहता क्या है, कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब अगर टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, ठीक, जो करंट होगा किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंट के, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो करंट होगा आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे दिखाते हैं, भी से। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो जब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। और जब हम लोग किसी प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वल टू देते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर वो कांस्टेंट टर्म क्या है, ये आर है, और यहाँ ये आई
और ये भी का भी। हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया और उसके जगह पे क्या दिया, इक्वल टू। और जब इक्वल टू देते कांस्टेंट इस्तेमाल करते, कांस्टेंट क्या है, आर है, तो इसको हम लोग आर को बोलेंगे रेसिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग आर बराबर क्या कह सकते हैं, तो भी ये ऊपर से कहाँ आ गया, आई नीचे, इक्वल टू आर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ कहता है रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल बाय करंट। ओके, जहां पर वेयर V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल टू करंट, R इक्वल टू रेसिस्टेंस। ओम्स लॉ के हिसाब से अब हम लोग देखते हैं कि इससे मिलता क्या है। जैसे हम यहां से लिख सकते हैं कि ओम्स लॉ से क्या था कि R इक्वल टू V बाय आई, तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि I इक्वल टू V बाय आर। तो जो ओम्स लॉ है उससे हम लोग को दो चीज मिलता है, दो रिलेशन मिलता है। पहला कहता है जो करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आपका करंट चेंज हो रहा है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो पहला चीज हम लोग को क्या मिलता है कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। और दूसरा कि जो करंट है वो इनवर्सली, ये नीचे में होता है तो कहते हैं इनवर्सली, तो जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोपोर्शन टू रेसिस्टेंस। ये ओम्स लॉ से हमें दो चीज मालूम चलता है। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं पूरा डिटेल में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, जो सबसे पहले ओम्स लॉ दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉर्ज साइमन ओम्स पे। ठीक है, ये कब दिया गया था, 1827 में दिया गया था। ओम्स लॉ हम लोग को क्या बतलाता है, रिलेशनशिप बतलाता है किसके किसके बीच, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। ओम्स लॉ कहता क्या है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हम लोग जब जान रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के, तो हम लोग कह सकते हैं भी किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटा करके कोई इक्वल टू बैठाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो यहाँ हम कांस्टेंट टर्म क्या लिए, आर लिए, जिसको हम लोग रेसिस्टेंस कांस्टेंट भी कहेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट। तो ये आर का वैल्यू क्या हो गया, आई ऊपर से नीचे चला गया, तो भी बाय आई, ये किसका वैल्यू आ गया, रेसिस्टेंस का। जहां पर भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आई क्या है, करंट है, और आर क्या है, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ओम्स लॉ से हम लोग को दो चीज मालूम चलता है। पहला कि अगर हम लोग उसको ऐसे लिख दें कि आई ऊपर कर दे और भी और आर को नीचे कर दें, तो पहला क्या देख रहे हैं कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के। मतलब अगर आई चेंज होगा तो भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब अगर आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो भी का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर आई का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो भी का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जबकि आर के साथ क्या है, ये इनवर्सली है। मतलब अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी, उल्टा होगा। या आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फैक्टर एट विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, किस किस फैक्टर्स पे जो रेसिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हम लोग जानते हैं जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है, पहला हो गया लेंथ पे, दूसरा हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तीसरा हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और चौथा हो गया टेम्परेचर। मतलब अगर आप लेंथ का बात करें तो रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब अगर रेसिस्टेंस बढ़ा तो लेंथ भी बढ़ेगा, या लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम लोग एरिया की बात करें तो जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर रेसिस्टेंस कम है तो एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा जो है मटेरियल का बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग तरह का मटेरियल होता है। जैसे आप मान लो एक नाइक्रोम का ले लो, ठीक है, एक नाइक्रोम वायर ले लो और एक कॉपर वायर ले लो, दो तरह का वायर ले लेते हैं। तो जो रेसिस्टिविटी होता है नाइक्रोम वायर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जबकि कॉपर वाला का रेसिस्टिविटी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे भी। अगर आप नाइक्रोम ले रहे हो तो उसका रेसिस्टिविटी अलग हो जाएगा, है ना, रेसिस्टेंस अलग हो जाएगा। अगर आप कॉपर ले रहे हो तो उसका अलग। मतलब ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मटेरियल पे। और चौथा है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है,
तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेसिस्टेंस जो है इंक्रीज होगा जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने के कारण जो रेसिस्टेंस है वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, या टेम्परेचर के डिक्रीज करने के कारण रेसिस्टेंस जो है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चार फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को डिफाइन करना है। तो हम लोग जानते हैं जब किसी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्या करते हैं, किसी हाई रेसिस्टेंस वायर से पास कराते हैं। हाई रेसिस्टेंस वायर का मतलब होता है जिसका रेसिस्टिविटी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, जैसे नाइक्रोम। आप आयरन देखे हो घर पे, तो आयरन में भी क्या होता है, आप उसको हीट देते हो, सॉरी उसको आप क्या देते हो, करंट देते हो, और वो करंट के कारण वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। और ये जो हीट प्रोड्यूस करता है, कारण क्या है ना, कि हाई रेसिस्टेंस वायर लगा हुआ होता है। तो जब आप क्या करो, करंट पास कराओ किसी हाई रेसिस्टेंस वायर से, जैसे नाइक्रोम हो गया, तो जो रेसिस्टेंस है उसके कारण से क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट देने के बाद क्या आ रहा है, हीट। इसी को कहेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका एक और नाम है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जूल हीटिंग भी। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को एक और नाम से जानते हैं जिसको आप लोग कहते हैं जूल हीटिंग भी, या ओमिक हीटिंग, या एक और नाम है रेसिस्टिव हीटिंग। ये तीनों नाम है किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर। कह रहा है जो करंट है वो मोटा वायर से आसानी से फ्लो कर जाता है, ठीक है, जबकि मटेरियल दोनों का सेम है, पतला वाला से। तो ऐसा क्यों होता है कि मोटा वाला से आसानी से करंट पास कर जाता है। अभी हमने यहाँ देखा कि जो लेंथ एरिया होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा करंट उतना ज़्यादा अच्छा से फ्लो करेगा, है ना। तो मतलब जो हम लोग जानते हैं रेसिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया ज़्यादा होगा, मोटा ज़्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस कम होगा, और जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतना बढ़िया से करंट फ्लो करेगा। तो आते हैं हम लोग आंसर पे। जो करंट है वो आसानी से जाता है किसी लॉन्ग वायर से, ठीक है, एज कंपेयर टू थिन वायर से मटेरियल का। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, ये ऐसा इसलिए होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है किसी वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। डायमीटर रेसिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो मोटा वायर होगा उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा तो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम, और जितना रेसिस्टेंस कम होगा उतना आसानी से वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि वाई आर क्वाइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। कहता है जो आयरन होता है या जो टोस्टर होता है उसका जो वायर बनाया जाता है प्योर मेटल के जगह पे हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जो क्वाइल होता है या जो टोस्टर है या में जो क्वाइल इस्तेमाल होता है या हीटिंग एलिमेंट इस्तेमाल होता है टोस्टर में या इलेक्ट्रिक आयरन्स में, वो बना होता है एलॉय का। उसका मेन कारण क्या है, पहला जो रेसिस्टिविटी होता है एलॉय का वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू प्योर मेटल। मतलब रेसिस्टिविटी अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जो रेसिस्टिविटी होता है एलॉय का वो ज़्यादा होता है प्योर मेटल से, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि जो एलॉय है जल्दी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मतलब वो एयर के कांटेक्ट में आने के कारण वो टूटता नहीं है ना। ये नहीं कि अगर हीट हीट बहुत ज़्यादा आ रहा है एयर के साथ ऑक्सीडेशन करके वो ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये दो कारण है जिसके कारण हम लोग ना प्योर मेटल के जगह पे एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पैरेलल विथ द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। कहता है बैटरी में हम लोग जोड़ने के लिए पैरेलल का इस्तेमाल क्यों करते हैं सीरीज के जगह, ठीक है। तो मोटा मोटी आपसे यही पूछ रहा है कि पैरेलल वाला का एडवांटेज क्या है। तो कहता है कि पैरेलल होता है उसमें वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप। अगर पैरेलल वाला में एक स्टॉप हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा, तो जो बाकी है वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जबकि सर्किट वाला में ऐसा नहीं होता है, अगर एक काम करना बंद भी कर दे तो बाकी अप्लायंस बंद नहीं होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज टू इट्स ओन स्विच। कहता है पैरेलल वाला में सबका अपना स्विच होता है, ठीक है। तो
इट कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग। तो इससे फायदा क्या है कि जब सबका अपना अपना स्विच होता है पैरेलल वाले सर्किट में, तो अगर आप किसी एक उस डिवाइस को स्विच ऑफ करना चाहते हो तो रेस्ट ऑफ द डिवाइस क्या होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब स्विच ऑफ नहीं होगा। तो जो आप जिसको स्विच ऑफ करोगे बस वही स्विच ऑफ होगा, बाकी अप्लायंस क्या है स्मूथली वर्क करता रहेगा। तो इसलिए हम लोग पैरेलल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो होता है वो सेम वोल्टेज मिलता है। जैसे आप इमेजिन करो आप घर पे हो, अगर आगे रूम है और एक रूम पीछे है, तो अगर ये आगे रूम है तो यहाँ जो वोल्टेज मिलता है यहाँ पर भी क्या मिलता है, आपको सेम वोल्टेज मिलता है। लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप क्या करोगे इसके सीरीज में जोड़ दोगे तो आगे वाले रूम में ज़्यादा वोल्टेज आएगा, पीछे वाला में फिर क्या होगा, कम होगा। इस तरह से वोल्टेज जो है वैरी करते चला जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज वैरी ना हो तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, पैरेलल सर्किट्स में जोड़ देते हैं। तो ये 3 एडवांटेज हो गया। मतलब पहला क्या हुआ कि अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो तो एक अप्लायंस आपका काम करना बंद करेगा, तो रेस्ट ऑफ द अप्लायंस आराम से काम करते रहेगा, एक के खराब होने से बाकी स्टॉप नहीं होगा। लेकिन पैरेलल वाला में एक स्टॉप किया तो बाकी सब भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दूसरा क्या हमने देखा कि इसमें सब डिवाइस के लिए अलग अलग स्विच होता है ना, कि आप जिसको स्विच ऑफ करना चाहते हो उसको कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप एक अप्लायंस को, जैसे आप लाइट देखोगे दिवाली में लगता है तो एक बल्ब खराब होता है तो पूरा झालर बंद हो जाता है ना, वो लाइट का लड़ी। तो उस तरह से इसमें क्या होगा कि एक बंद होगा सीरीज वाला में, तो रेस्ट ऑफ द भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तीसरा क्या है कि इसमें हर जगह आपको वोल्टेज सेम मिलता है, ठीक है। जिस रूम में जाओगे पैरेलल वाला में वोल्टेज सेम होगा, और जो सीरीज वाला है उसमें वोल्टेज क्या होगा, वैरी कर जाएगा। जो आगे होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा और कम वाला में कम वोल्टेज आएगा। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जिसके जगह पे हम लोग घर में जो है पैरेलल वाला का इस्तेमाल करते हैं रादर देन सीरीज वाले के। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कह रहा है व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो। कहता है जो हीटर होता है वो ग्लो नहीं करता है, जबकि जो हीटिंग एलिमेंट है वो ग्लो कर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग जानते हैं जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटर में वो बना हुआ होता है किसका, एलॉय का। और एलॉय का रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जबकि जो कॉर्ड होता है वो बना होता है किसका, कॉपर मेटल का, जिसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। पहला बात तो ये हो गया। और क्या जानते हैं हम लोग, जो हीटिंग एलिमेंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर का, जैसे आप वो ज़्यादातर बना हुआ होता है किसका, नाइक्रोम का, जो ग्लो कर जाता है, ठीक है ना। और ये ग्लो करने के बाद रेड हॉट हो जाता है। जबकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑन पासिंग करंट। कहता है जब करंट बहुत ज़्यादा आप पास करोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। अगला कह रहा है उसी में ऑन द अदर हैंड जो कनेक्टिंग कॉर्ड होता है किसी भी इलेक्ट्रिक हीटर का वो बना होता है कॉपर का, और कॉपर ग्लो नहीं करता है क्योंकि उसमें नेग्लिजिबल हीट प्रोड्यूस होता है। करंट तो जा रहा है लेकिन उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होता है जिसके कारण से वो ग्लो नहीं करता है। जबकि इसमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये ग्लो कर जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कहता है वोल्ट मीटर को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में ताकि हम उसका क्या कर सके, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो हम लोग जानते हैं जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा कनेक्ट किया जाता है किस में, पैरेलल में, ठीक है। वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग जिधर मेजर करना है उसके साथ वोल्ट मीटर को क्या करोगे आप, पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। मतलब वोल्ट मीटर जो है पैरेलली कनेक्ट होता है दो पॉइंट्स के बीच में। आगे कह रहा है जो टंगस्टन होता है यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। कहता है इलेक्ट्रिक लैंप्स में हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टंगस्टन आर एक्चुअली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। कहता है टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी पिघलता नहीं है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, जो कि जल्दी पिघलता नहीं है। ये नहीं कि करंट दे और ये पिघल जाए। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, इसके कारण से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। मोर ओवर टंगस्टन हैज हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड लो रेट ऑफ इवोपोरेशन। और इसका खासियत क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है और रेट ऑफ इवोपोरेशन बहुत कम होता है। इस कारण से हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप टंगस्टन का सिंपल 3 कह सकते हो। पहला कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब जो बहुत हाई होता है। दूसरा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और तीसरा जो रेट ऑफ इवोपोरेशन होता है वो बहुत कम होता है। तो इस कारण से हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं लैंप में,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी। कहता है रेसिस्टेंस कैसे चेंज करता है जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर देते हो, या सिंपली जब एरिया चेंज होता है तो रेसिस्टेंस कैसे चेंज हो जाता है, यही कहना चाह रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है किसी वायर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया से, मतलब आर इज डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जब कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर रेसिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, अगर आप क्या करते हो जो एरिया है उसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक ना। अगर आप क्या करते हो एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। तो आप एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। जबकि अगर आप एरिया को डिक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है एरिया पे, कि एरिया कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक चीज अगर बढ़ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, घट जाएगा। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। कहता है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम का वायर का इस्तेमाल घर में क्यों करते हैं, है ना। हर जगह कॉपर और या एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है, तो क्यों होता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जो कॉपर और एल्युमिनियम होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी होगा यहाँ पे कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो बहुत कम होता है, और जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, है ना, तो उतना बढ़िया से करंट को पास होने देगा। तो जो कॉपर और एल्युमिनियम होता है उसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है, इसके लिए ये एक क्या है, गुड कंडक्टर है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल हम यही कहेंगे, जिसका रेसिस्टिविटी कम होगा तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें सबसे बढ़िया इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं किसका, सिल्वर का। लेकिन सिल्वर क्या होता है, कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल की जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम का। इस तरह से आपके टोटल 13 क्वेश्चंस मैंने अभी आपको करवा लिए, ठीक है ना। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स, जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जिसकी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप इसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो में पूरे इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स को कर दिया है, और सारा न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कर लेना। यहाँ से हो गया आपका क्वेश्चंस, और यहाँ पीछे से आपका न्यूमेरिकल्स होगा। इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।